बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने इस चैनल APS उर्दू हब पे खुशामदीद कहती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ ग्रामर का जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो है असनाफ़ नसर। तो इस टॉपिक को चुनने का ये मकसद था ताकि आपको पता चले कि नसर की वो कौन कौन सी अमली शक्ल है जो रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोग पढ़ रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आया ये भी नसर की ही एक किस्म है या उससे मुख्तलिफ कोई चीज़। तो आज मैं आपको थोड़ा सा नसर का तारुफ बयान करूंगी ताकि आपको आगे चल के आपके जो बोर्ड के पेपर्स होने हैं उनके लिए आसानी हो। तो आइए अपना ये सफ़र मेरे साथ जो आपका ग्रामर के हवाले से शुरू करते हैं। उम्मीद है आप इसमें मेरा साथ देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आ जाते हैं नसर की तारीफ के ऊपर कि नसर है क्या। अच्छा, नसर इस तहरीर को कहते हैं जिसमें वजन का एहतमाम ना हो और ना कोई इबहाम पाया जाए। नसर में बात साफ और वाज़ेह अंदाज में बयान की जाती है। नसर का लाजमी अंसर हकीकत और वाक़ियत पर मबनी है। तो आपको इस तारीफ की थोड़ी सी मज़ीद तशरीह करके बता देती हूँ कि वज़न का एहतमाम ना हो, यानी जब हम शायरी कर रहे होते हैं ना, या अशार लिख रहे होते हैं या कोई नज्म पढ़ रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें शेर के वज़न का ख्याल रखा जाता है कि दोनों मिसरे बराबर हों। तो नसर में इस तरह का कोई एहतमाम नहीं किया जाता। नसर में आम और सादा ज़ुबान में बात वाज़ेह अंदाज में बयान की जाती है, उसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं होती। और नसर के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बयान कर रहा है कि नसर का लाजमी अंसर जो है वो हकीकत और वाक़ियत पर मबनी है, यानी जो वाक़यात रुनमा हुए होते हैं उन्हें एज इट इज़ बयान कर देना साफ और सादा अंदाज में नसर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग नसर की अक़साम की तरफ। तो बच्चों, अब आगे हम जानेंगे असनाफ़े नसर की तफसील। तो इसमें असनाफ़े नसर के हवाले से दो किस्म की नसर आ जाती है जो कि आप इन दिनों देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि इनका ताल्लुक भी नसर से है। तो इसमें पहली किस्म आ जाती है वो है अफसानवी नसर और दूसरी है गैर अफसानवी नसर। इनकी भी आगे मुख्तलिफ अक़साम हैं, तो वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी ताकि आपको इस चीज़ पे मुकम्मल दस्तरस हो जाए और आपको आसानी हो ग्रामर के काम में। तो अफसानवी नसर, जैसा कि आप देख रहे हैं, अफसानवी नसर के चार आगे मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसा कि नावल भी अफसानवी नसर में आता है, दास्तान है, अफसाना है, ड्रामा है। दास्तान के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि ज़माना कदीम से दास्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। जब यहाँ पे मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो लोग अपने ख़यालात को बहुत उम्दा अंदाज में पेश करके बयान करते, फसाना गोई करते, तो उसे दास्तान कहा जाता था। दास्तान उर्दू अफसानवी अदब की कदीम तरीन सिन्फ है। अगरचे फसाना के लुग़वी मानी झूठी और फर्जी कहानी है, लेकिन दास्तान बुनियादी तौर पर सुनने, सुनाने यानी बयान करने का फ़न है। इसके मौज़ूआत में मुख्तलिफ चीज़ें शामिल रही हैं, जैसे माफ़ूकुल फ़ितरत किरदार, इश्क वगैरह। तो दास्तानें तहरीरी शक्ल में आने से पहले सुनाई जाती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ना मोबाइल था, ना और कोई ज़रिया था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और तो सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते और उनमें से जिस बंदे को बयान करने के फ़न में कमाल हासिल होता था तो वो खुद से किस्से कहानियां घड़ के उन लोगों को सुनाया करता और दाद वसूल किया करता था। तो यूं हम ये कह सकते हैं कि दास्तान की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है, और ये शायद ये नावल, अफसाना, ड्रामा वगैरह दास्तान की वजह से ही शुरू हुए। और इसमें लोग बहुत खुश होके ये सारे वाक़यात सुना करते थे, लेकिन इसमें ये है कि हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। वो खुद से गढ़ के कहानियां सुनाया करते थे जिनमें अक्सर जिन और परियों का जिक्र होता, खैर व शर की लड़ाइयाँ, हुस्न व इश्क के किस्से वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें उस वक्त लोग सुन के हैरत और इस्तेजाब
का शिकार होते और खुश होते थे। इसके अनासर तरकीबी अगर हम देखें तो इसमें तवालत, प्लाट, किरदार निगारी, अनासर, मंजर निगारी वगैरह। आगे दूसरे नंबर पे है जी नावल। जब हम नावल की बात करते हैं तो एक खास तवालत का नसरी किस्सा नावल है। किसी भी किरदार के हवाले से अगर हम कोई कहानी बयान करते हैं तो उसे नावल कहा जाता है। एक मुसन्फा हैं जो नावल के बारे में कहती हैं कि नावल इंसानों के मुतालिक लिखे गए हैं, इसलिए वो हमारे अंदर ऐसे ही एहसासात उभारते हैं जैसा कि हकीकी दुनिया में उभारते हैं। तो जैसा कि आजकल बहुत से नावल जो हैं वो आपकी नज़रों से भी शायद गुजरे होंगे, जैसा कि उमैरा अहमद के नावल देख लें। तो जब हम वो पढ़ते हैं, और किसी नावल की कामयाबी का राज भी यही होता है कि जब आप या उस नावल का कारी कोई भी उसे पढ़ रहा हो तो उसे लगे कि वो इन किरदारों में शामिल है और वो सब कुछ उसके सामने ही हो रहा है। तो ये भी नसर की एक किस्म है जिसे आप नावल कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है अफसाना 19वीं सदी के आखिर की पैदावार है। अफसाना किस्सा की वो शक्ल है जिसमें अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी का नाम इस्तेमाल होता है और वैसे उसे फिक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि दास्तान और नावल दोनों की एक मजीद जदीद शक्ल है। इसमें किसी भी कहानी किस्से को बहुत इख्तिसार यानी मुख्तसर करके बयान किया जाता है, और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि पूरे अफसाने में सिर्फ एक ही मकसद को लेके चला जाता है, एक ही ख्याल को शुरू से लेके आखिर तक बयान किया जाता है। ये नहीं होता कि शुरू में कुछ और बयान किया जाए और एंड तक पहुंचते पहुंचते वो बदल जाए। ये नहायत मुख्तसर तहरीर होती है और इसमें शुरू से आखिर तक एक ही चीज़, एक ही मकसद को लेके चला जाता है ताकि आखिर तक वहदत का तासुर कायम रहे। तो बच्चों, चौथे नंबर पे जो हमारी अफसानवी नसर की किस्म है वो है ड्रामा। जब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ड्रामा यूनानी लफ्ज़ है। यूनानी जुबान से लिया गया ये लफ्ज़ जिसके मानी है करके दिखाई हुई चीज़, यानी वो चीज़ जो करके दिखाई जाए, बाकायदा परफॉर्म की जाए, उसे कहते हैं ड्रामा। अच्छा, ड्रामे के हवाले से हम एक तारीफ यहाँ पे पढ़ेंगे। ड्रामा इंसानी अफ़ाल की ऐसी नकल है जिसमें अल्फाज की मौज़ूनियत और नगमे के ज़रिए किरदारों को महवे गुफ्तगू और मसरूफ़ अमल हू बहू वैसे दिखाया जाए जैसे कि वो होते हैं, या इनसे बेहतर या बदतर अंदाज में पेश किया जाए। अच्छा, अक्सर हम लोग जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो हमें महसूस होता है, अक्सर आजकल तो कहानियों पे ड्रामे बन रहे हैं जो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, या नावल वगैरह पे। तो जब हम वो नावल पढ़ते हैं तो हमारे जहन में किरदारों की एक छवि उभरती है कि फलां एक्टर जो है वो इस किरदार में फिट होता है। तो जब ड्रामा वो ऑन एयर होता है, ड्रामा बनता है उसी कहानी के ऊपर, तो आप लोग अक्सर कहते हैं कि इसने ये किरदार सही नहीं निभाया, इसकी जगह अगर फलां अदाकार होता तो वो बहुत अच्छा कर सकता था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं किसी भी ड्रामे की कामयाबी में अहम किरदार अदा करती हैं कि अगर उसके किरदार जो हैं वो उनकी मुनासबत के साथ एक्टर्स जो हैं उनका इंतखाब किया जाए, फिर मंजर निगारी बेहतरीन हो, वो सारी चीज़ें जो होती हैं सामीन को बांध के रखती हैं। तो ये थी हमारी अफसानवी नसर की 4 मुख्तलिफ सूरतें, जिनमें दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। अगर आपके किसी भी पेपर में ये सवाल आ जाता है कि अफसानवी नसर के 4 अज्जा कौन से हैं, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं ऐसे कि अफसानवी नसर के 4 मजीद अज्जा जो हैं वो हैं दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। हिस्से की तरफ जो है गैर अफसानवी नसर। तो गैर अफसानवी नसर में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि पहला है मजमून। इसकी 11 अकसाम हैं, जिसमें सबसे पहले मजमून आता है। मजमून आपको अक्सर पेपर्स में हर दफ़ा लिखने को आता है और आपको इसमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो अब मजमून का ज़रा तफसीली तारुफ सुन लीजिए ताकि आपको इसमें आसानी हो।
किसी भी उन्वान पर मालूमात यकजा करके इसके ज़ैली मौज़ूआत पर रोशनी डालते हुए दिलचस्प और जामे मवाद को तरतीब, तसलसल और रवानी के साथ पेश करना या किसी मौजू पर तरतीब के साथ इजहार ख्याल करना मजमून कहलाता है। यानी कोई भी आपको उन्वान मिले, आपने उससे मुतल्लिका जितने भी अहम नुकात आपके जहन में आ रहे हैं, आपने वो बाकायदा लिख लेने नुकात, फिर उन्हें तरतीब दे लेनी है और फिर मजमून के जो लवाजमात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपने अपने मजमून को लिखना है। मजमून को 3 अज्जा में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है तमहीद, जिसमें मौजू का तारुफ करवाया जाता है। मिसाल के तौर पे आप किसी शख्सियत पे मजमून लिख रहे हैं तो आपने सबसे पहले उसकी तारीख पैदाइश से लिखना है। तारीख पैदाइश का जिक्र करेंगे आप, नाम के बाद तारीख पैदाइश होगी, उसके बाद आप उनके बचपन के वाकयात, उसके बाद उनकी इब्तदाई तालीम, आला तालीम, और ऐसे ही करते करते फिर आगे नफ्स मजमून, जिसमें मौजू की तफसीलात बयान की जाती हैं। दूसरे हिस्से में आपने उस मशहूर शख्सियत के कारनामों का जिक्र करना है जो कि उन्होंने किए, जिसकी वजह से वो मशहूर हैं। तो फिर आगे तीसरे नंबर पे आ जाएगा खात्मा। खात्मा आपने बहुत मौसर अंदाज में करना है ताकि पढ़ने वाला भी आपके मजमून को पसंद करे। ठीक है। मजमून अदब, साइंस, मजहब, टेक्नोलॉजी, इमराज, इलाज, सियासत, समाज, माशरत, गर्ज के हर मौजू पे आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं मजमून के जरिए। तो जो भी आप अगर किसी जगह के बारे में कर रहे हैं तो आप बेसिकली लिखें, सबसे पहले शुरू में लिखें कि ये जगह कैसे वजूद में आई। अगर कोई इमारत है, तारीखी इमारत है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि वो कब बनाई गई, किस वजह से बनाई गई, किस चीज़ की यादगार है। फिर आगे मजीद उसकी तफसील फराहम करेंगे। तो बच्चों फिर आगे हम चलते हैं। अगला हिस्सा है हमारा इंशाइया। इंशाइया भी मजमून की तरह का ही हल्का फुल्का है अंदाज। अच्छा, मजमून में तो हम लोग मतलब वाकयात की तफसील नहायत सीरियस अंदाज में और एज इट इज़ बयान कर देते हैं ना, लेकिन इंशाइया में ये फ़ायदा होता है कि आप हल्के फुल्के अंदाज में, बेसाख्ता और बेतकल्लफ अंदाज में किसी मौजू पे इजहार ख्याल कर सकते हैं। इंशाइया के लिए अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो ऐसे है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंशाइया आपने कैसे लिखना है। अच्छा, जो इंशाइया में ना हल्का फुल्का शगुफ्ता अंदाज अपनाया जाता है, जिसकी वजह से मजमून और इंशाइया में मौजूद फ़र्क आप कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आगे तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है खतूत या मकतूब। खतूत दो इंसानों के माबैन जो ताल्लुकात होते हैं उनकी तर्जुमानी करते हैं, और ये नसर की ऐसी सिन्फ है जिसमें गैर अफसानवी अंदाज में ख्यालात की तरसील होती है। यानी अपने ख्यालात दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं। अपनी जो हकीकत हाल होती है, जो जिस हाल में आप रह रहे हैं, आप वो लिख के बयान कर सकते हैं, उसकी तरसील कर सकते हैं। जब पहल मतलब इतना सोशल मीडिया वगैरह का दौर नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो तब खतूत के ज़रिए अपनी बात दूसरों तक बड़ी आसानी से पहुंचाई जाती। तो उस वक्त तो ये भी कहा जाता था कि ख़त जो है वो आदि मुलाकात होता है। तो ये इस ज़मन में जो है मिर्ज़ा गालिब के खतूत, जो इब्तदाई खतूत हैं, उन्होंने 1846 में तहरीर किए। इससे पहले भी जो है कि फ़ारसी में मकतूब निगारी का चलन बहुत आम था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नसर से मुतल्लिका हैं। अगर आप गालिब के खतूत पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा नसरी मवाद मिलेगा। तो ये खतूत भी गैर अफसानवी नसर में शामिल हैं। चौथे नंबर पे आ जाती है सवाने। सवाने उम्री भी इसे कहते हैं। ये किसी भी नामवर शख्स के ज़िंदगी के हालात तफसील के साथ एक किताब में पेश करने का फ़न सवाने कहलाता है। यानी किसी भी इंसान की ज़िंदगी के बारे में जब आप लिखते हैं, लेकिन यह है कि उसमें आप उसके खूबियाँ और खामियाँ दोनों तहरीर करते हैं। इससे पहले आपको उसकी ज़िंदगी पे पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। आप खुद से कुछ ऐड नहीं कर सकते। उसकी ज़िंदगी में वाक़यात का जो तसलसल है, यानी जिस तरह उसकी ज़िंदगी में वाक़यात रुनमा हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको बयान करने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि आप
कोई चीज़ अपनी मर्जी से बढ़ा चढ़ा के बयान करें और किसी चीज़ को छुपा लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सवाने के असूलों के खिलाफ है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत मतलब सवाने के हवाले से आपको पूछा जाए सवाल कि सवाने किसे कहते हैं और ये नसर की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखती है, तो आपने बताना है कि सवाने किसी भी नामवर शख्स की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को तफसील के साथ बयान करने को सवाने कहते हैं और ये गैर अफसानवी नसर से ताल्लुक़ रखती है। सवाने निगार पहले जो हैं वो उन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। ये भी आपका एक अच्छा सवाल बन सकता है। उन्होंने शेख सादी की ज़िंदगी पे लिखी थी, हयात सादी, उनकी सवाने उम्री लिखी थी। अच्छा, 5वें नंबर पे हमारे पास है खुद नोश्त। तो खुद नोश्त को आप आसान अल्फाज में डायरी की किस्म कह सकते हैं। जैसा कि हम लोग अपने हाफ़ज़े को थोड़ा सा बढ़ाते हुए याद करते हैं अपने पुराने वाक़यात और अक्सर डायरी में लिख देते हैं ना, तो बस इसी किस्म को खुदनोश कहते हैं। यानी कोई भी शख्स अगर अपनी ज़िंदगी के पुराने वाक़यात को एक जगह कलम बंद करता है तो उसे खुदनोश सवाने कहते हैं। 6 नंबर पे है जी दिबाचा। आप लोगों ने अगर कोई किताब कभी उर्दू की पढ़ी है तो उसके शुरू में उस किताब के बारे में और उसके मुसन्निफ के बारे में एक तफसीली तारुफ दिया जाता है, उसे कहते हैं दिबाचा। तो आजकल वैसे दिबाचा की जगह पेश लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है, लिखा हुआ होता है पेश लफ्ज़। उसमें मुख्तलिफ जो दूसरे लिखारी होते हैं, नामवर लिखारी, वो उस मुसन्निफ का तारुफ पेश करते हैं या मुसन्निफ खुद भी अपनी किताब के चिदा चिदा अज्जा का तारुफ करवाता है और बताता है कि उस किताब में उसने क्या तहरीर किया है। तो अगर आपसे कभी ये सवाल हो कि दिबाचा किसे कहते हैं तो आपने बताना है कि किताबों के इब्तदाई सफ़ात में मुसन्निफ की शख्सियत या फ़न के तारुफ के तौर पे जो तहरीरें शामिल की जाती हैं उन्हें दिबाचा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है जी रिपोर्टाज। रिपोर्टाज की अगर बात की जाए तो किसी जलसा, महफिल, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, मुशायरा या इस नौयत की दीगर तकारीब की मुकम्मल कार्रवाई अगर लिखी जाए तो उसे रुदात कहते हैं। लेकिन उसी रुदात को अगर कोई अदबी शख्सियत मुकम्मल अपने अल्फाज में अदबी चाशनी के साथ तहरीर करे, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज में और बना सजा के पेश करे, तो उसे रिपोर्टाज कहेंगे। बेसिकली ये भी किसी जलसे या इस तरह की तकरीब की रुदात ही होती है जो बहुत अच्छे अंदाज में पेश की जाती है। आगे है सफ़रनामा। सफ़रनामा भी गैर अफसानवी नसर में आता है। तो सफ़रनामा किसी भी जगह जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो हालात वाक़यात, जो सफ़र में वाक़यात पेश आते हैं, उन्हें एज इट इज़ पेश करना, वहाँ की तारीख़ी इमारतों, वहाँ के रस्म व रिवाज और हर चीज़ को एक बहुत अच्छे अंदाज में कलम बंद करके पेश करना सफ़रनामा कहलाता है। और ये भी नसर की बहुत अहम सिन्फ है और हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं लिखारी जिन्होंने इस पे लिखा। इब्ने इंशा है, मुमताज़ मुफ्ती, मुस्तनसर हुसैन तारड़, इन सब ने बहुत अच्छे अच्छे सफ़रनामे लिखे और वो बहुत मशहूर हुए। अब आगे है हमारा आप बीती। आप बीती यानी कोई भी शख्स अगर अपनी ज़िंदगी का कोई भी वाक़या या अपनी ज़िंदगी में जितने भी वाक़यात उसकी ज़िंदगी में रुनमा हुए हैं उन्हें बयान करता है कहानी की सूरत में, हुकायत की सूरत में, तो या लिखता है, तो उसे कहते हैं आप बीती। आगे आ गया जी खाका। खाका जो है वो यानी किसी भी इंसान को की ऐसी लफ्ज़ी तस्वीर जिससे उसकी जिसामत, उसका कद काठ, उसकी खूबसूरती या बदसूरती वाजिया होके सामने आ जाए तो उसे हम खाका कहेंगे, लफ्ज़ी खाका। यानी लफ्ज़ों के ज़रिए उस शख्स की शख्सियत, कद काठ, उसकी जिस्मानी खूबसूरती या बदसूरती को ऐसे बयान करना कि सुनने वाले या पढ़ने वाले के जहन में उसकी तस्वीर बन जाए, खाका कहलाता है। आगे है जी तंज़ो मिज़ाह। तो बच्चों आखिरी और 11वीं किस्म है जो गैर अफसानवी नसर की, वो है तंज़ो मिज़ाह। तंज़ो मिज़ाह के हवाले से हमारे जहन में यही आता है कि जैसा कि हम लोग आम जिंदगी में कहते हैं
کہ ذرا سا ہمیں کسی کا رویہ پسند آئے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم پہ طنز کر رہا ہے، لیکن طنز و مزاح کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ معاشرے میں رہنے کے لیے ایک نہایت ضروری عنصر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ طنز و مزاح کے ذریعے کوئی بھی شخص معاشرے کی ناہمواریوں، ناانصافیوں کو مزاح کے غلاف میں لپیٹ کے بہت اچھے انداز میں معاشرے کے جو ناسور ہوتے ہیں انہیں بیان کرتا ہے، اور اس کی سب سے خوبصورت قسم آپ کو دیکھنے کو ملے گی. آپ کبھی انور مقصود کے کسی شو میں دیکھیے کہ وہ کیسے معاشرے میں موجود ناہمواریوں کو کتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ سننے میں بھی برا نہیں لگتا، اور معاشرے کے جو ناہمواریاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، جو غلط رویے ہیں ہمارے، وہ بھی کھل کے سامنے آتے ہیں. تو طنز و مزاح کے حوالے سے وزیر آغا ایک مصنف ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ طنز بنیادی طور پہ ایک ایسے باشعور، حساس اور دردمند انسان کے ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہے جس کے ماحول کو ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں نے تختہ مشق بنا لیا ہو، اور طنز میں نشتریت کا پہلو ضرور غالب رہتا ہے. یعنی طنز میں کوئی نہ کوئی چبھنے والی چیز لازمی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ جو ہوتا ہے طنز و مزاح وہ معاشرے کے دین ہوتا ہے، معاشرے کے جو ناہموار رویے ہوتے ہیں انہی کی دین ہوتا ہے. اور یہ کافی حد تک میرے خیال میں اگر طنز و مزاح سے کسی معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور غیر افسانوی نثر کا یہ آخری ہمارا تھا پوائنٹ. غیر افسانوی نثر کے آگے مزید 11 پہلو ہیں جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتائے ہیں، جن میں مختلف چیزیں موجود ہیں. امید ہے، کوشش میں نے کی ہے کہ ہر ایک پہلو کو بہت تفصیل سے بیان کروں. اب آگے آپ پہ ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آج کی یہ میری ویڈیو یہاں تک تھی. پلیز لائک کیجیے گا، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.